हमारा एक पड़ोसी देश है, जैसे हम लोग आईटी में एक्सपर्ट हैं, वो इंटरनेशनल टेररिज्म यानी कि आतंकवाद में एक्सपर्ट है। और ये आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है, लेकिन हम दुनिया को समझा समझा के थक गए हैं कि आतंकवाद आतंकवाद है। समझ जाइए, नहीं तो आज ये हमारे खिलाफ किया जा रहा है, कल ये आपके खिलाफ होगा। गाइस, ये शब्द हैं उस शख्स के जिसने इस समय भारत का पूरी दुनिया में एक अलग ही रुतबा बना दिया है। ऐसा रुतबा जिसे देखकर हर देश यही सोचता है कि सबके खिलाफ बोलो, लेकिन भारत के खिलाफ बोलने से पहले तोलो फिर बोलो। क्योंकि भारत की मिनिस्ट्री में जो विदेश मंत्री बैठा है, वो ये अच्छी तरह से जानता है कि कहां किस वक्त ईंट का जवाब पत्थर से देना है। और वो ये भी अच्छी तरीके से जानता है कि कोई भी देश क्यों ना हो, अगर वो बातों को समझता है तो उसे दो टूक जवाब देकर समझाया कैसे जाए, लेकिन अगर फिर भी वो नहीं समझता तो उसे घर में घुसकर मारा कैसे जाए। यहाँ गाइस, दुनिया के तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर इस तरह से हाजिर जवाबी देने वाला ये शख्स कोई और नहीं बल्कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर है, जिनकी विदेश नीति और दो टूक जवाबों की तारीफ तो हमारा दुश्मन देश चाइना भी करता है। तो कौन है एस जयशंकर, क्या है इनके कारनामे और आखिर क्यों है चर्चा में, जानेंगे मेरे यानी अरविंद अरोड़ा के साथ डीप एनालिसिस विद A2 में। एस जयशंकर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी काबिलियत का पता आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2007 में जब वो अमेरिका में इंडिया के राजदूत थे, तो उन्होंने मनमोहन सिंह जी की सरकार को भारत अमेरिका परमाणु समझौते पर बातचीत करने में एक अहम रोल निभाया था। यानी कि उन्होंने एक ऐसे काम को अंजाम दिया था जिसकी वजह से आज हमारा देश बिना किसी रोक टोक के एटॉमिक रिसर्च कर पा रहा है। नहीं तो आप जानते हैं कि इससे पहले तक पोखरण में हमें किस तरह से छुप छुप कर परमाणु परीक्षण करने पड़े थे, और ये बात मनमोहन सिंह जी अच्छी तरीके से जानते थे। इसीलिए वो दिल से ये चाहते थे कि अगले विदेश सचिव एस जयशंकर ही बने, और ये मौका आया भी। बात 2013 की है, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और नया विदेश सचिव चुना जाना था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पार्टी को एस जयशंकर का नाम सुझाया था, लेकिन पार्टी ने मनमोहन सिंह का सुझाव नहीं माना, नजरअंदाज कर दिया। सुजाता सिंह को विदेश सचिव बना दिया गया। कहा यह भी जाता है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तत्कालीन यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जानबूझकर एस जयशंकर के ऊपर सुजाता सिंह को तवज्जो दी थी। अब मनमोहन सिंह जी ये बात अच्छी तरह से समझ चुके थे कि पार्टी से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने जो गलती की वो महज 2 सालों में अगली सरकार ने सुधार ली, क्योंकि जैसे ही मोदी जी की सरकार सत्ता में आई, उसके 1 साल बाद ही एस जयशंकर को विदेश सचिव बना दिया गया था। और उसके बाद जो हुआ आप सब जानते हैं कि कैसे एस जयशंकर ने लगातार चीन को गुमराह करके भारत के बीच रिश्तों को और मजबूत किया है। यानी कि जहां हम एक तरफ चाइनीज सामानों का विरोध करते रहे, उनकी कंपनियों, उनके ऐप्स को इंडिया में बैन करते रहे, उस वक्त भी चाइना हमारे खिलाफ जाने से बचता रहा था। और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे पास एस जयशंकर जैसा विदेश मंत्री मौजूद था, जिन्होंने अपनी विदेश नीति के दम पर डोकलाम जैसे विवाद को भी खत्म करवा दिया। और उनके इस हुनर को मोदी जी अच्छी तरह से भांप चुके थे। इसीलिए बिना चुनाव लड़े ही साल 2019 में वो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विदेश मंत्री बन गए थे। हालांकि 1-2 साल तक कोरोना की वजह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उतनी बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन यूक्रेन रशिया युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां सामने आने लगी, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती थी रशिया यूक्रेन विवाद पर भारत का न्यूट्रल रहना। क्योंकि भारत को इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ इसलिए घेरा जा रहा था कि उसने रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रशिया का विरोध नहीं किया, बल्कि उसके उलट तमाम सैंक्शंस लगाने के बाद भी रशिया से तेल खरीदा। और ये बात अमेरिका और यूक्रेन समेत सारे यूरोपियन देशों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। बस इसीलिए सारे यूरोपियन देश एक ऐसे मंच का इंतजार कर रहे थे कि कैसे भी करके भारत की इस मामले में कड़ी आलोचना की जाए। हालांकि वो मौका उन्हें मिला भी, लेकिन गलत इंसान के सामने, क्योंकि उस समय एस जयशंकर भारत के प्रतिनिधि बन के स्लोवाकिया गए हुए थे। वहां उनसे पूछा गया कि आपने अब तक रशिया का विरोध क्यों नहीं किया, बल्कि उसके उलट उनसे तेल खरीदकर उन्हें फंडिंग भी दे दी। तब इस बात पर एस जयशंकर ने जो करारा जवाब दिया उसे आपको सुनना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यूरोप को इस मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा कि यूरोप की प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, क्योंकि जब एशिया में कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई भी यूरोपियन देश सामने नहीं आता। तो फिर हम क्यों किसी का विरोध करें या किसी का पक्ष लें? पर असल में एस जयशंकर का निशाना अमेरिका पर था, क्योंकि ये सब करा धरा अमेरिका का ही था। वो सभी यूरोपियन देशों को अपने साथ मिलाकर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स खेल रहा था, और इसीलिए एक बार एस जयशंकर ने अमेरिका को ही मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा था कि क्या हमें नहीं पता कि आप क्या कर रहे हैं? आप उस देश को F-16 फाइटर जेट बेच रहे हैं जो आतंकवाद का पनाहगार है, जिसने आपके ही देश में घुसकर 9/11 की घटना को अंजाम दिया था। अब इसी कड़ी में जब एक अंग्रेज ने उनसे पूछा कि आखिरकार आप कब तक कश्मीर और आतंकवाद का राग अलापते रहेंगे और कब भारत इस प्रॉब्लम को दुनिया के सामने उठाना बंद करेगा, तब एस जयशंकर ने कहा कि देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, वो एक गलत फॉरेन मिनिस्टर से पूछ रहे हैं। ये सवाल आपको पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से पूछना चाहिए, क्योंकि लादेन को किसने पनाह दी थी ये हम सब जानते हैं। तो आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछ लेते कि कब तक आतंकवाद का खात्मा होगा? इतना ही नहीं, पाकिस्तान के एक और मिनिस्टर ने यूएन में सवाल खड़ा कर दिया कि लाहौर के बम विस्फोट में इंडिया का हाथ है, और पाकिस्तान को आतंकवाद देश बताने वाला इंडिया खुद ही आतंकवाद का पनाहगार है। अब ये तो हद ही पार हो गई, और इस बयान को सुनकर वहां पर मौजूद लोग भी हंसने लगे थे। लेकिन एस जयशंकर ने इसका भी करारा जवाब देते हुए कहा कि अगर आप अपने आंगन में सांप पालोगे तो इस गलतफहमी में मत रहना कि वो सिर्फ पड़ोसी को डसेगा, एक ना एक दिन वो आपको भी डस लेगा। दोस्तों, अब आप इन गजब के जवाबों से अंदाजा लगा सकते हो कि अब भारत को किसी दूसरे देश के सामने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां एस जयशंकर जैसे विदेश मंत्री हो, भला उनसे पंगा कौन लेगा? और एक यही वजह है कि आज इस बात पर भी चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में पीएम मोदी के बाद एस जयशंकर को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन हमारे लिए उससे भी बड़ी बात यह है कि एस जयशंकर प्रधानमंत्री बने या ना बने, लेकिन अभी जो वो कर रहे हैं ना, वो हमारे देश को और ऊपर लेकर जा रहा है और भारत की साख को एक नया रुतबा दिलवा रहा है। वैसे गाइस, आप एस जयशंकर के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ये भी बताइएगा कि अगली बार आप मुझसे किस टॉपिक पे डीप एनालिसिस चाहते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज, मिलता अगली वीडियो में।